पुनः प्रचोदय। धीरे से दोनों हाथों में दर्शन करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, आंखें खोलेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने किस टॉपिक को पढ़ा था? मैम ऋतुओं में जो वात पित्त और कफ का जो संचय प्रकोप और ये होता है ना शमन, उसके बारे में पढ़ा था। हाँ जी। चलिए, मैं आप लोग क्वेश्चंस टाइप कर आंसर टाइप करिए, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। फर्स्ट हम रस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप रस के नाम टाइप कर दीजिए। संगीता जी माइक ऑन करिए और नाम बताइए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस मैम। नाम बताइए। मैम षड्रस है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। यस। मैम पर ये मेरा पहला क्लास है तो मतलब बाकी क्लास में क्या हुआ मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो सुन लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके ओके मैम। नूरानिसा जी और महुआपाल, डॉक्टर महुआपाल जी ने सिर्फ टाइप करा है, बाकी किसी ने टाइप नहीं करा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। कफ और पित्त, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला कौन सा रस होते हैं? रस पूछा जा रहा है, रस। डॉक्टर महुआपाल जी माइक ऑन करिए, बताइए। ओ सॉरी मैम, वो आंवला लवण होगा, मैंने कट्टू भी लिख दिया उसमें। हाँ जी, आपको यही चीज ध्यान रखनी है वहां पे। हमें जो बात है, ऐसी तो हमारे कफ को जो कम करता है वो मधुर भी है, बट वो पित्त को कम नहीं करता है, तो हम उसको वहां मधु नहीं लेंगे। ठीक है, अमल और लवणी दो ही आएंगे, तो ये बात भी आपको वहां पे ध्यान रखना है। संगीता जी आपने मधुर लिख दिया, मधुर हमारा क्या क्या पूछा था मैंने? मैम जो मधुर है ना वो कफ प्रकोप में आता है और जो कटु है वो पित्त में आएगा, तो अगर अम्ल आपने जो क्वेश्चन किया उसका अम्ल और लवण ही रहेगा। जी, मैं वही तो, आप लोग ना क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ध्यान से सुनना है। ओके चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। पित्त को कम करने वाले, पित्त जो हमारा दोष होता है उसको कम करने वाले रस के नाम बताइए। टाइप करिए। यस, सही है। और सब लोग टाइप करिए मैसेज। चलिए, मधु तिक्त कसाय। ओके। अब बताइए, वात को बढ़ाने वाले, वात को कौन सा दोष हमारा बढ़ाता है?
यस। सोनिया शाह जी, एक बार आप माइक ऑन करिए और सब एक एक बार तीनों का बता दीजिए, कफ, पित्त और वात। जी मैम, वृद्धि ना, वृद्धि के बारे में बताना है ना। हाँ जी, वृद्धि बताइए। हाँ। मधुर रस जो है वो कफ की वृद्धि करता है। अम्ल रस कफ और पित्त की। लवण भी सेम है, कफ और पित्त की वृद्धि। उसके बाद कटु रस जो है वो वात और पित्त की वृद्धि करता है। और हाँ उसके जी। बाद तिक्त और कषाय दोनों भी वात की वृद्धि करते हैं। ओके, चलिए नूरानिसा जी माइक ऑन करिए, बताइए कौन सा दोष कौन किसकी कमी करता है, क्षय करता है। मैम, जो ये मधुर रस होता है ना, हाँ ये हमारा वात और पित्त कम करेगा। और जो हमारा जो अम्ल है वो हाँ हमारा केवल वात कम करेगा। लवण भी हमारा केवल वात कम करेगा, मतलब अम्ल और लवण मिल, ये दोनों वात हाँ को कम करते हैं। और जी। जो हमारा कटु है वो हमारे न कफ को कम करेगा। और हाँ जो जी। तिक्त है और जो कसाय है वो हमारे कफ और पित्त दोनों को। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, इन तीनों रस में से मैम मैम मुझे समझ नहीं आया ये। समझ नहीं आया आपको? हाँ, मेरे को पहले भी नहीं आया था। राहुल हाँ, भैया ने समझाया था जब भी। नहीं आया आपको समझ? मैम, हम्म। ये ऐसे समझिए, आप देखो, जो मीठी चीजें होती हैं वो क्या करेंगी, कफ को बढ़ाएंगी। ठीक है। और वो क्या कर रही हैं फिर, मैं ना, जो वात और पित्त को कम कर रही है। हम्म। समझ में आया राधिका मैम? हाँ। फिर उसके बाद में अम्ल आता है अपना। तो अम्ल में क्या होता है, कफ और पित्त ये तो बढ़ रहा है, और बचा कौन, हम्म। वात। इसकी कमी हो हम्म। रही है, मतलब जो जो हम अम्ल खाएंगे ना, हम खट्टा खाएंगे, उससे हाँ। हमारा क्या होगा, कफ और पित्त ये तो बढ़ेगा, और हम्म। वात हमारी कम होगी। और वैसे हम्म। ही लवण का भी यही है कि है ना, जो कफ और पित्त है वो तो बढ़ेगा और वात हमारा कम हो जाएगा। वैसे ही हम्म। है ना, कटु में क्या होगा कि है ना, जो वात और पित्त है ना वो तो बढ़ जाएगा, और कफ का है ना हमारा शमन हो जाएगा। और हम्म। पित्त और जो कसाय हैं वो क्या करते हैं, वात की वृद्धि करते हैं। तो वो क्या करेंगे, मतलब इनकी अधिकता हम लेंगे तो फिर कफ और पित्त ये इनका नाश हो जाएगा। हाँ। और मैं आपको जब स्क्रीन पर प्रेजेंट करूंगी ना राधिका जी, तब मैं आपको हाँ। बता दूंगी इसको एक बार फिर हाँ। से। चलिए अब आप लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत टाइम हो जाता है ऐसी। हाँ, तीन इन सभी रसों में से धातुओं की वृद्धि करने वाले रस कौन से? यस, मधु, अम्ल, लवण। ओके, अब आप लोग जल्दी से टाइप करिए। 6 ऋतु आपको बताई गई थी कल, उनके नाम सीक्वेंस। शिशिर से स्टार्ट करना है, मैं बता देती हूँ, ये शिशिर से स्टार्ट करते हुए उनके नाम टाइप कर दीजिए सीक्वेंस में। और ये हमारे पेपर में आता है सीक्वेंस लगाने को। यस, सब लोग टाइप करिए, आप लोगों को टाइप करने से याद हो जाएगी चीजें। Yes. सोनिया शाह जी माइक ऑन करिए, बताइए। जी मैम, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। यस, इसको अगर हमें पूरा भी सीक्वेंस नहीं भी याद होता ना, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बीच में से, क्योंकि हमारे सीक्वेंस में लगाने को पूछा जाता है, तो आप लोग ने इसको ऐसे याद कर लेना। ग्रीष्म में मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी के ज्यादा होने से क्या हो जाता है, वर्षा आ जाती है, और वर्षा जैसे आती है तो हमारा मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा, यानी सर्दी आ जाती है। अगर आप इन तीनों को भी याद रखेंगे तो वहां पे आपको ना सीक्वेंस बनाने में आसानी हो जाती है। आपको याद रखना है कि गर्मी के बाद यानी ग्रीष्म के बाद क्या आता है, वर्षा।
और वर्षा के बाद क्या आती है, सर्दी। तो अपना ऐसे कुछ भी मतलब ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, अगर किसी को याद नहीं हो तो तरीके से। चलिए बताइए अब आप मुझे, कफ कफ दोष जो होता है हमारा, उसका संचय किस ऋतु में होता है? यस, वात दोष का संचय बताइए किस ऋतु में होता है? यस, और पित्त का? वर्षा। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये सारे सीक्वेंस आपको याद है। जब आपको एक एक चीज याद है तो हमें बाकी के याद है ही फिर वो। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको द्रव्य पढ़ाए थे, द्रव्य की संख्या कितनी थी? 20। अब इनमें से मैंने आपको और क्या क्या बताया था, कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? चलिए आप बताइए, अगर किसी को वात दोष है तो उसको कौन से द्रव्य नहीं लेना चाहिए? कौन से द्रव्य हैं जो वात दोष की वृद्धि करते? प्लस हमने पढ़े थे, ऐसे द्रव्य भी पढ़े थे कि इन द्रव्य वाले गुणों वाले आहार को हमें नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे वात दोष जो होते हैं बढ़ जाते हैं। तो उन द्रव्यों का नाम टाइप करिए। एक दो जितना भी हो, पूरे नहीं याद हो तो कोई नहीं, दो तीन चलेगा। ठीक है, नीतू साहजी माइक ऑन करिए। हेलो, नीतू साहजी माइक ऑन करिए, बताइए जो आपने लिखा है वही बताइए, एक्स्ट्रा नहीं पूछा। मेरी आवाज आ रही है ना? नीतू साहजी ने लिखा है स्निग्ध। क्या स्निग्ध वात दोष की वृद्धि करता है? नहीं मैम, घटाता है। यस, ये आपको ध्यान रखना है। वात दोष का मतलब क्या है? स्निग्धता की कमी हो गई हमारे शरीर में, तो स्निग्ध क्या करता है? वात दोष को कम करता है। बाकी सबने अच्छा टाइप किया है। मैम इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं ना, जैसे बात जनरली विंटर में शीत में बढ़ता है, तो हाँ जी, शीत में मौसम कैसा हो जाता है, रुक्ष्म हो जाता है, चारों तरफ सूक्ष्म हो जाता है, तो मैंने ऐसे ही याद रखा, रुक्ष्म शीत लघु सूक्ष्म करके। बिल्कुल वही है। हमारी जो वायु महाभूत है उसकी जो गुण है ये इससे मिलते जुलते हैं। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर आप उसको नॉर्मली अपने वातावरण से जोड़ के देखेंगे ना तो आपको याद रहता है। देखा होगा ना, जिनको वात रोग होता है उनको ठंडी के मौसम में ज्यादा तकलीफ होती है, उनकी जॉइंट्स में ज्यादा पेन होता है, वो उठ नहीं पाते हैं, ये सब चीजें। और हमारा वातावरण कितना रूखा रूखा हो जाता है, सर्दी में हमारी स्किन कितनी रूखी हो जाती है। इस तरीके से याद रखना है आप लोगों को। चलिए बताइए, कफ दोष को बढ़ाने वाले गुण, कफ दोष को कौन कौन से गुण बढ़ाते हैं? जल्दी से टाइप करिए, फिर हम आगे चलते हैं। यस, सोनिया साजी माइक ऑन करिए, एक बार बता दीजिए आप। जी मैम, कफ की वृद्धि करने वाले हैं गुरु, शीत, स्निग्ध, मधुर, स्थिर। इतने ही याद है मैम। हाँ, इतना ही। बस वही आपको ध्यान रखना है, कफ में कौन कौन से महाभूत आते हैं हमारे? जल और पृथ्वी, इनके ये गुण है। पृथ्वी और जल हमारे भारी होते हैं, जल हमारा स्निग्ध होता है,
ये सब चीजें आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं, याद रखेंगे तो हमें याद रहेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मैंने आपको प्रज्ञापराध के बारे में पढ़ाया था, प्रज्ञापराध के अंदर क्या 3 चीजें आती हैं? जल्दी से टाइप करिए, नाम बता। यस, धी धृति स्मृति। अब एक एक बार कोई भी जिनको याद हो इनका माइक खोलिए और बताइए क्या क्या है इनका मतलब। बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति। ओके, चलिए अब बताइए, मैंने आपको सत्य मानस प्रकृति के आधार पर प्रकृति की कुछ संख्या बताई थी, कितनी बढ़ती है सत्य और मानस के आधार पर? प्रकृति कितने प्रकार की है? 16 प्रकार की। सत्य रज सॉरी, और 200 के आधार पर कितनी प्रकार की हैं? 7 प्रकार की। ओके, चलिए मैं हम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बताइएगा। ना जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम। ओके, हमने सब चीजें देख ली थी, ये देख लिया था पूरा। हम्म। ये मैंने छोड़ा था, आप लोगों ने पढ़ा इसको? मैम एक बार रीड किया। किया था? कुछ समझ में आया आपको इसमें? मैम ये इसके अंदर ये उदाहरण दे रखे हैं, तो इन उदाहरण को क्या मतलब समझ नहीं पाई मैं कि इनसे क्या क्षय होगा या फिर वृद्धि होगी, ऐसे समझ नहीं पाई। जो ये कफ, जैसे ये गुरु है, इसमें गुरु बता रखा है, जिसमें क्या होता है कफ की तो वृद्धि होती है, और ना जो वात पित्त और अग्नि का क्षय हो रहा है, और ये उड़द और ये रबड़ी, इनसे क्या मतलब कफ बढ़ेगा या मतलब घटेगा या बढ़ेगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ये चीज तो है, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैंने इसको कल छोड़ दिया था। हरी लाल व काली मिर्च, ये रोज लिखा है ना? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज जो है ना जिसमें वृद्धि हो रही है, उनका ये उदाहरण दिया गया है। हाँ तो मैम जैसे मीठी चीजें खाने से कफ होता है, ज्यादा मतलब ज्यादा लेते हैं तो कफ बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे रबड़ी मीठी होती है, लेकिन ये उड़द की दाल है नहीं है मैम, हाँ, ये उड़द की दाल है। तो मतलब इससे भी कफ वृद्धि होती है। यस, उड़द की दाल से भी हाँ कफ तो वृद्धि होती है। स्लीपर ही होता है ना, पिच्छिल काइंड ऑफ। भारी भी होता है ये, उड़द की दाल जो होती है इसका गुण जो होता है वो भारी होता है, तो ये कफ की वृद्धि करते हैं। इतनी चीजें इसमें उदाहरण दिए गए हैं, ये वृद्धि करने वालों के दिए गए हैं, क्षय करने वालों का नहीं है। इसमें आप देखिए तिक्त में क्या लिखा है इन्होंने, हरी मिर्च एंड काली मिर्च। लाल हींग, मिर्च भी है मैम। हाँ, हींग, चना जो, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एक बार तो देख लीजिएगा उसमें। यहाँ पे क्या था, सूक्ष्म, अच्छा वो गुनी ऊपर से चलते आ रहे हैं। ओके, ये हमने प्रज्ञा अपराध देखा था कल, धी धृति स्मृति, इनके नाम आपको याद करना है, क्वेश्चन में पूछा गया था।
दोषों के आधार पर प्रकृति हमारी 7 प्रकार की बताई गई है। एक बार पूछा मैम गया। ये प्रज्ञा वाला जो आपने ये इसमें ये बता रखा है ना श्लोक, हाँ ये जी। श्लोक संख्या क्या है? ये 102 है क्या? हाँ जी। पहले अध्याय का 102 है यस। ना? ऐसे ही हाँ, है ना? ये 102 ही लिखा है। बाकी ना मैं वैसे राहुल जी से सोच रही थी कि एक बार ना उनको बोला जाए, ये हैंड रिटन की जगह ना टाइपिंग में आ जाएंगे ना, तो समझने में वो नहीं होएगी, क्योंकि सब किसी की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है। जी मैम, कई चीजें समझ में नहीं आती है। हाँ, वही ना, मुझे भी एक दो आ जाता है, क्योंकि सबके अपना लिखने का तरीका होता है, कुछ वर्ड्स बनाने का ना, तो उसकी वजह से मैं सोच रही थी, कल मैंने जब पढ़ा ना इसको तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ चीजें इसमें। दोषों के आधार पर आपकी 7 प्रकृति बताई गई है, आपको इनका नाम रखना है, नाम याद रखना है, सॉरी। सत्व और मनस के आधार पर हमारी प्रकृति जो है 16, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नाम तो नहीं पूछे गए, बट ये पूछा गया कितनी होती है, 16 प्रकार की होती है। नाम भी इतनी बड़ी बात नहीं है, एक एक बार रीड करके जाना चाहिए, बाई चांस पूछ ही लिया जाए तो हमें नहीं भी याद है, हम लोग देख के तो समझ ही जाए, इतना तो कर देख ही लेना चाहिए। अब इसमें मैंने आपको पंचकर्मा में बताया था, पंचकर्मा के पूर्व कर्म होते हैं स्नेहन स्वेदन। स्नेहन यानी कि स्निग्धता देना, स्वेदन यानी कि पसीना मतलब हीट देना। फिर पंचकर्मा के प्रधान कर्म जो होते हैं, वमन विरेचन वस्ति नस्य रक्त मोक्षण। पश्चात कर्म में आते हैं उसकी संसर्जन कर्म, समान और रसायन। संसर्जन कर्म में, सॉरी, पश्चात कर्म में ना पूरा वही दिया जाता है कि आपने अब प्रधान कर्म कर लिया तो आपको किस तरीके का खाना लेना है, कितने समय तक रेस्ट करना है, उसके बाद आपको क्या खाना है। हर टाइम पूरा टाइम सेट होता है, उनका पूरा पीरियड बनाता है। छठ कर्म और पंचकर्मा का संबंध इसमें बताया गया था। उसके बाद मैम यहाँ ये शमन शमन कर्म है, इसमें द्रव्य लिखा हुआ है, तो क्या मतलब द्रव्य से क्या समझे? द्रव्य दिया जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि आपको इस संसर्जन में आहार लिखा है, द्रव्य रसायन। इसमें मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जो लिक्विड चीजें होती है, पेय करके बोला जाता है, एक आपने सुना होगा। ये पदार्थ। हाँ, पेय पदार्थ बोला जाता है ना, तो उसमें ना जो पंचकर्मा में आपको, तो उसमें पूरा उनका शेड्यूल बना दिया जाता है कि आपको 3 दिन तक पेय पदार्थ लेना है। उसके बाद आप 2 दिन तक मूंग की दाल का सिर्फ पानी लेंगे। उसके बाद आप ये एक टाइम पी लेंगे, ऐसा पूरा रूटीन बना हुआ होता है उसका। ये इतना डीप में हमें पढ़ना नहीं है, बट हमने जब पंचकर्मा पढ़ा था तो ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी कि कौन सा आपने प्रधान कर्म करा है, उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम आप सिर्फ पे लेंगे, फिर उसके दूसरे टाइम आप क्या लेंगे, आपको ऐसे पूरा शेड्यूल बना हुआ होता है, इस तरीके से लिखा होता मैम रसायन में क्या आता है? है। रसायन में औषधियाँ कुछ आपको लेनी होती है। रसायन का मतलब वही होता जड़ी है। बूटियों के रस देते हैं Yes, मैम वो। रस यानी जो हमारी धातुओं की वृद्धि करने वाले ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं। जैसे हमने वमन या विरेचन ऐसा कुछ करा तो हमारे शरीर में जो कोई कमजोर व्यक्ति होता है, उनके शरीर में अगर किसी धातु की या किसी की कमी हो रही है, तो उनकी पूर्ति के लिए उनको दिया जाता है। वीकनेस आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा, हमें कोई भी वो हो जाए, कोई बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। बोला जाता है इसकी शरीर में इसकी कमी हो गई है तो इसको ये खाना चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसी औषधियां उनको खिलाई जाती हैं जिससे उनकी जो धातुओं की जो क्षय हुई है, खत्म हुई है, उनकी वृद्धि हो जाए, पूर्ति हो जाए, इस तरीके से। यहाँ तक हो गया था ना कल? जी मैम। अच्छा, पता है आपको ये जो हम खाते हैं च्यवनप्राश, इसका नाम क्यों रखा गया है च्यवनप्राश? चमन ऋषि के चवन चवन नाम ऋषि से। के नाम से, हाँ। तो ऐसा च्यवन ऋषि ने ऐसा क्या किया कि उनका ये नाम रखा गया है? चवन ऋषि ने मतलब मैम अपने लिए ये क्रिएट किया था, अपने लिए बनाते थे वो, जड़ी बूटियां सब डाल के। ओके, और किसी को पता है? हेलो? वो एकदम यौवन में बूढ़े दिखने लगे थे इसीलिए। क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करिए। वो कम एज में ही बूढ़े दिखने लगे थे। ओ, च्यवनप्राश खाने से?
फिर इसलिए उन्होंने उन्होंने उसको च्यवनप्राश बनाया। बनाया होगा मैम, और फिर उसको खा के फिर वो जवान हो गए होंगे। ऐसा कुछ मैंने भी सुन रखा है मैम ऐसा। सुना है मैम अभी, किसी राजा के मैम लड़के के साथ किसी के साथ वो शादी करना चाहते थे, तो वो ऐसे पता नहीं, ऐसे सुना है। मैम मैंने सुना हूँ कि मैंने जो पढ़ा है कि अश्विनी कुमारों ने हाँ जी। महर्षि चमन के लिए उन्होंने एक जड़ी बूटी का कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसको खाने से वो युवा हो गए थे। यस और ये फिर उनका विवाह किसी से किया गया था, शायद गौतमी ऋषि ऋषिका थे उन्हीं के साथ। वो राजा की कोई कन्या थे, उनके नाम गौतमी समथिंग ऐसा कुछ था, उन्हीं के साथ उनका विवाह हुआ था। वही है मेरा मेन मतलब। मुझे विवाह से तो नहीं याद है, पर मुझे इतना पता है कि च्यवन ऋषि ने, जो ये च्यवनप्राश में जितनी औषधियां दी डाली जाती है, च्यवन ऋषि इनको खाते थे। तो वो क्या हुआ, वो युवा ही रहे हैं, उनकी जो वृद्धावस्था थी वो नहीं आई। तो इसलिए बोला जाता है। सॉरी, आपने उल्टा बोल दिया तो इसलिए मैं सोच गई कि मैंने तो नहीं गलत पढ़ लिया कहीं। चलिए कोई नहीं, हमने कल यहाँ तक देख लिया था, अब इसके आगे का पढ़ेंगे। शरीर में मन के दोष कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। अभी सॉरी, शरीर से संबंधित दोष जो होते हैं तीन बताए गए हैं, वात पित्त कफ। मन से संबंधित दोष जो हमारे हैं वो रजस और तमस बताया गया है। सत्व जो होता है उसको दोष नहीं बताया गया है। इन दोनों के कारण जो होता है वो दूषित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें शरीर के कुछ भेद बताए गए हैं। जरायुज। जरायुज का मतलब क्या है? जो मतलब गर्भ, यानी कि जो शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य होता है, गाय, भेड़, ये सब चीजें। अंडज मतलब जो अंडे से। ठीक। स्वेदज जो होते हैं जो हमारे पसीने से। लीक जू जो हो जाती, देखा होगा ना आपने, अगर हम ज्यादा टाइम तक बाल नहीं धुलते तो हमारे शरीर में, सिर में क्या होता है, जुएं पड़ जाती हैं। उद्भिज क्या होते हैं? जो हमारी धरती से निकलते हैं, धरती को फोड़कर, जैसे केचुआ, पेड़ पौधे आदि। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है। अब आता है हमारा स्वस्थ वर्त। इसमें हमारी दिनचर्या, उद्भिज ऋतु क्या था चक्र मैम? होते हैं। जी। उद्भिज क्या बताया, उद्भिज? उद्भिज का मतलब होता है जो धरती से निकलते हैं, मिट्टी से, पृथ्वी से। बीज से उत्पन्न भी बोल सकते हैं ना? जी। बीज से उत्पन्न। बीज पेड़ से पौधे। तर पेड़ पौधे बीज से ही तो उत्पन्न होते हैं। ये भी बोल सकते हैं। मेनली जो बताया गया है कि मिट्टी से उगने, उसका मतलब ये होता है जो धरती से निकलता है। अब केचुआ होता है वो बीज से नहीं उगता। हाँ जी मैम। चलिए, अब इसको पढ़ेंगे हम। कोशिश है कि आज ये पूरा हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। फिर कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर क्लास एंड करेंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था आयुर्वेद के उद्देश्य। चलिए माइक ऑन करिए, बताइए जिसको याद है जल्दी से। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एंड जो स्वस्थ नहीं है उनका स्वास्थ्य को वापस के लेके आना। यस। रोगी के रोग को दूर करना। यस, रोगी के रोग को दूर करना। अब आप बताइए मुझे, आयुर्वेद के अनुसार रोगों का कारण क्या है? तीन वात दोषों पित्त और की ये तीन कफ है ना, हाँ, इन तीनों के अंदर तीन मतलब दोषों की असमता। अनबैलेंस हो जाना। यस। हाँ, चलिए अब आप बताइए मुझे, नेचुरोपैथी के अनुसार हमारे रोगों का कारण क्या है? 5 एलिमेंट्स मैम। याद है किसी को? पंचमहाभूत का पंचमहाभूतों इम्बैलेंस की। होता है। क्या यही है? किसी को याद हो बताइए। नेचर से तो इसी से रिलेट कर पा रहे हैं हम तो। जाके सकता हूँ। हेलो। कोई जी कुछ मैम। कोई कुछ बोल रहा था। हाँ, विजातीय तत्वों को माना गया टॉक्सिन मैटर। यस, बिल्कुल सही। चलिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या बताया जाता है?
बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया। विषाणु। बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग माइक ऑन करने में। सबने पढ़ा होगा ना नेचुरोपैथी, ये सब चीजें तो। अब ये बोला गया कि ये जो किसी भी कारण हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, अलग अलग बोला है हर किसी ने, तो इनको ठीक रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इन सब का पालन करते हैं। इन सब के अंतर्गत आते हैं हमारे आहार विहार। तो इन्हीं चीजों को जब हम इनका नियम का पालन करते हैं, इसी को स्वस्थ व्रत के नाम से बोला गया है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे दिनचर्या। अब दिनचर्या में सबसे पहले आ जाता है हमारा जागरण। ठीक है, किस टाइम उठना चाहिए सुबह को? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है, कितने बजे? 4 o'clock से नहीं, 3:30 से 3:20 से 4 o'clock तक। सब लोग उठते हैं इस समय पर? नहीं मैम, नहीं उठते। उठने का सपना देखते हैं। उठते उठते हैं। कोई है ऐसा जो उठता होगा इस टाइम पर? हाँ जी मैम, उठ जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इससे आगे जल्दी, इतना बड़ी इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद आता है मुख धोना। ये सब नॉर्मल बातें हैं। जो चीज नहीं आए, समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताती हूँ। ऊसापान, ऊसापान के बारे में बताइए। चल, आप लोग कोई भी जिनको पता हो सुबह ऊसापान। जो पानी पीते हैं ना मैम, हाँ जी। सुबह उठकर जो पानी पिया जाता है उसको बोलते हैं ऊषा पानी। कैसे पानी पीना चाहिए, कैसा वो पानी होना वो चाहिए? कागासन में बैठकर पीना पड़ता है, और तांबे का जो लोटा होता है उसमें पानी भर के रात्रि को ही रख दिया जाता है, और उसको फिर कागासन में बैठ के पिया जाता है। यस। 2 गिलास पीती हूँ मैम मैं तो। बढ़िया। उसके बाद अगर इसमें आगे लिखा है लघु संघ प्रक्षालन, तो किसी को याद है लघु संघ प्रक्षालन में कितने आसन किए जाते हैं और उनके नाम क्या क्या है? 5 आसन किए जाते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, फिर है ना जो हमारा भुजंगासन, और फिर उदगर, वो क्या नाम था, पता नहीं क्या मैम, एक था वो। उदरकर्षणासन। हाँ, उदाकर्षणासन। अब इसमें बताया गया कि मल त्याग के लिए आपको कौन सा आसन करना चाहिए? कागासन। अब ये दंत धावन के बारे में बताया गया है। अब बताइए आप लोग मुझे पहले हट पर दीपिका में दांतों के लिए क्या बताया गया है? दंत धावन में क्या बताया गया है? दंता धोती बताइए ना। हाँ जी, किसका मैम वो यूज? तो उसमें देख बताए गेंड में। हाँ जी। गेरंड संहिता में बताया है ना, दंत नहीं, धोती। गेरण, हाँ गेरण संहिता हट में। पर दीपिका ने, घेरण सहिता। वो दंतमूल, जीवामूल, मूल शोधन, ऐसे कुछ था। कर्णमूल, कर्णमूल, कर्णमूल और कपाल कपाल रंग। और शोधन, कपाल, कपाल रंध्र। कपाल। कर्ण कपाल। ओके, अच्छा अब ये बताइए इसमें दांतों की सफाई के लिए क्या बोला गया, किस चीज का यूज करना चाहिए? ये क्या कहते हैं, कत्थे की, मिट्टी, हाँ, कत्थे, कत्थे के रस और शुद्ध मिट्टी का खादीर का रस और शुद्ध पेड़ या मिट्टी। बेत का जो रस होता है उससे, और मिट्टी से। यस, इसमें भी वही बताया गया है। लोगों को होशियार जो भी होती है, जो हम गाँव में पहले से चलती आ रही है हमारी चीजें, नीम की, इन सब की जो होती है दांतुन, हम उससे दांतुन करते थे, वही बताया गया है। अब तो नहीं करते, अब सब लोग ब्रश करते हैं। कोयले से भी करते हैं कई लोग। हाँ, कोयले से भी करते हैं। जीभ की सफाई के लिए बताया गया है। इसके बाद आगे इसमें क्या बोला गया है? गांडूस धारण करने के लिए बताया गया है। इसमें बताया कि दांत साफ करके मुख में तिल या सरसों का तेल लेकर दाएं बाएं घुमाना। इसमें कुछ नहीं है। अंजन का मतलब होता है काजल आदि लगाना। ये ऑयल पुलिंग हो गई ना। हाँ जी। ये ऑयल पुलिंग करते हैं ना, नारियल का तेल मुंह में 1 चम्मच मुंह में डाल के और उसको घुमाते रहते हैं। हाँ जी, वही क्रिया हो गई यहाँ पे ये भी। ठीक है। नस्य बताया था मैंने आपको, नस्य पता है सबको? बताइए अंदर नस्य वो क्या बताया था? नाक के अंदर मैम वो तेल और जड़ी बूटी युक्त वो पदार्थ, वो रसायन डालते हैं। ये धूम्रपान करके इसमें बताया गया है। क्या आपको लगता है धूम्रपान करना अच्छी चीज है? मैम मैम वो नहीं। धूम्रपान है, धूम्रपान नहीं। हाँ, सॉरी, ठीक है।
इसमें ना इसको ना अगर नस्से के हिसाब से देखा जाए ना, नस्से में भी ये क्रिया कराई जाती है। औषधियों के धुएं से वो कराई जाती है क्रिया। वही इसमें लिखा है। छोर कर्म पता होगा सबको, क्या होता है? हाँ जी, नाखून काटना, बाल, ये सब जितने हैं ना, नाखून बाल काटना, ये शायद यही छोर कर्म है। अभ्यंग। ये हम तेल का मालिश करना। उसके बाद व्यायाम। योगाभ्यास। योगाभ्यास, शारीरिक चर्चा। उबटन, हमें जो भी औषधियाँ होती है वो लगाते हैं। उसके बाद स्नान करना चाहिए। वस्त्र धारण, भोजन, ये सारी चीजें हमारी दिनचर्या में आती मैम वो नूरा जी बता रहे थे कि वो ऑयल कूलिंग ये क्या है, मैं इसके विषय में थोड़ा जानना चाहता हूँ। ऑयल पुलिंग, हाँ जी, ये क्या कैसे करते हैं, कब करना चाहिए? ये है ना, ब्रश करने के बाद में उसको किया जी। जाता है। इसमें क्या करता है कि ऑयल, जो ये नारियल का, और पता नहीं मुझे, ये शायद बादाम का तेल लेते हैं ऐसा। हम्म। नारियल के तेल से, मतलब मेरे घर में तो नारियल के तेल से किया जाता है। तो उसको लेके एक चम्मच मुंह में डाल के और उसको चलाते रहते हैं, मुंह के अंदर चलाते रहो। और उसके बाद में जैसे 1 घंटे तक चलाना रहता है उसे। हम्म। 1 घंटे तो बहुत समय लग जाएंगे। तो क्या होता है नोरा जी? जिसको अपने फेस पे चमक चाहिए वो 1 घंटे तक करेगा इस काम को। मैम, जिनके प्रॉब्लम रहती है ना दांतों में, पायरिया की इनकी समस्या रहती है, उनको बताते हैं। ऑयल चेंज करने हैं नूरा जी, या वही ऑयल को रखना है फिर? उसी ऑयल को है ना जो चलाते रहते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। अब इसमें ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है। हमारी एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं। कौन कौन सा मौसम होता है बताइए? सर्दी, गर्मी, वर्षा। अच्छा। और ये 3 मौसम में कितनी ऋतुओं की ऋतुएं होती हैं? 6। 6 ऋतु। 6 ऋतुएं। 4 करके एक आता है, 12 टोटल। Yes. ये हिंदी महीने और ऋतु हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब इसमें ये जो बताया गया है, सूर्य की गति के हिसाब से आयन के बारे में बताया गया, उत्तरायण दक्षिणायन। इसके बारे में कोई जानता है कुछ? शॉर्ट में कोई कुछ बताना चाहेगा? मैम सूर्य की गति के बारे में बताया गया, इसके बारे में ना, सूर्य उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ता है उत्तरायण में, और दक्षिण में दक्षिणायन की तरफ। हरी बिस्बे संक्रांति पर दिशा में। मैम, जो मकर संक्रांति मनाते हैं तो वो उत्तरायण स्टार्ट होता है उस टाइम से। हाँ जी। एक आयन क्रॉस करने के लिए करीब 6 महीने लग जाते हैं। तो साल में दो आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को दक्षिणायन को पुरुष के साथ तुलना किया गया है, उत्तरायण को शायद प्रकृति के साथ तुलना किया गया है। ऐसे हम लोग कोई उपनिषद में भी पढ़े थे शायद, याद नहीं आ रहा, शायद प्रश्नोपनिषद। प्रश्न। प्रश्नोपनिषद में। प्रश्नोपनिषद जी में। जी जी। अब देखिए हमारे इसमें यहाँ इसको लिखने का मेन पर्पज क्या है, ये देखिए इस लाइन को पढ़ लेते हैं हम, इसी से समझ में आ जाएगा कि जब सूर्य हमारा उत्तरायण में होता है तो क्या होता है, जो हवाएं होती है वो तीव्र होते हैं, गर्म होते हैं, सूक्ष्म होती है। अब पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती है, तो उससे क्या होता है कि शरीर जो होता है उसमें शक्ति की कमी आ जाती है, और शक्ति से व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव करता है। दक्षिणायन जो होता है वो उसका अपोजिट है। दक्षिणायन में क्या होता है, हमारे जो सूर्य, हमारा जो वातावरण होता है उसमें जलीय तत्व की वृद्धि रहती है। तो उस समय क्या होता है, हमारे जो शरीर होता है उसमें सूर्य गुण की प्रधानता होती है।
ताप जो होता है वो कम रहता है। इससे मेन जो था, ये इसका मेन मकसद बस इतना ही बताना था कि किस मौसम में जो होता है हमारा शरीर में जो होते है स्निग्धता बनी रहती है, किस मौसम में रूखापन रहता है। तो अब बताइए आप लोग, कौन सा मौसम होगा, कौन सा आयन होगा जिसमें शरीर में स्निग्धता रहती है और कौन से आयन में रुक्षता रहती है? दक्षिणायन में रुक्षता रहेगी और उत्तरायण में चिकनापन रहेगा। क्या सही बोला है? ऑपोजिट बोला है। इसका अपोजिट बोल। अपोजिट बोला उन्होंने। उत्तरायण में उत्तरायण सिग्नता में मैंने आपको बताया सूखा था, सूखा हो जाता है। उत्तरायण में जब हम सूर्य, उत्तरायण है ना जो लगता है हमारा 14 है ना जो जनवरी से लगता है, तो फिर वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो हमारी विंटर खत्म होने लगती है, तो मैंने तो उसके अकॉर्डिंग बोला कि फिर उसके बाद में वो आती है ना, गर्मी आ जाती है उसके अभी ना 21 जून से शुरू हो जाता है दक्षिणायन की ना, तो तभी से शुरू हो जाती है, सर्दी होगा जो। मुझे और इसके ये बारे चलता में है कब ज्यादा तक? नहीं पता है, अगर किसी को पता है अच्छे से तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। बताइए, किसी को बताओ। नहीं पता? मुझे तो इतना ही पता था। तो इसमें जो लिखा है वो यही बताया गया है कि जब हमारा उत्तरायण चलता है तो उस समय पर हमारी जो सूर्य होता है वो तीव्र, मतलब उस टाइम हमारी जो हवाएं चलती हैं वो गर्म होती हैं और हमारे शरीर में जो होता है जलीय तत्व की कमी आ जाती है। जलीय तत्व की कमी आने से क्या होगा, स्निग्धता कम हो जाएगी। और दक्षिणायन में उसका अपोजिट बताया है। तो दक्षिणायन जब होता है तो हमारे शरीर में स्निग्धता बनी रहती है। अब ये देखिए, इसमें बताया उन्होंने कि सूर्य जो होता है जब उसका आयन जो होता है, आदान काल जो होता है उत्तरायण होता है, विसर्जन काल दक्षिणायन होता है। वायु के बारे में बताया, उस टाइम वायु कैसी रहती है, तीव्र रहती है, रुक्ष रहती है। और दक्षिणायन होता है तो कैसी रहती है, रुक्ष रहती है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ये पढ़ा था हमने कल, इसको एक बार बताइए जिनको पता हो, जिसको समझ में आया था। चलिए एक्सप्लेन कर दीजिए, किस ऋतु में मैम ये इसमें ऐसे बताया था कि जो शिशिर ऋतु है उसमें कफ का संचय होता है, फिर बसंत ऋतु आती है तो यहाँ बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है तो है ना ये कफ का शमन हो जाता है, ऐसे बताया था। हाँ और जी। ग्रीष्म ऋतु में वात का जो संचय स्टार्ट हो जाता है, फिर वर्षा ऋतु में क्या होता है, इसका प्रकोप बढ़ जाता है, और फिर जो शरद ऋतु आते आते ये इसका शमन हो जाता है, जी। ऐसे बताया था। और पित्त का बताया था आपने कि वर्षा ऋतु में इसका संचय होगा, शरद के अंदर इसका प्रकोप बढ़ेगा और हेमंत में इसका अंत हो जाएगा, मतलब शमन हो जाएगा। समझ हो जाएगा। इसको आप ना याद करने के लिए ऐसे ऐसे तीन तीन के हिसाब से याद कर लीजिएगा। शिशिर बसंत ग्रीष्म, एक में संचय होगा, प्रकोप होगा, फिर समन हो जाएगा। फिर ग्रीष्म वर्षा शरद, ऐसे करके वर्षा शरद हेमंत, लाइन से याद करेंगे ना तो आपको ये टेबल याद रहेगी। मैम संचय मतलब इंक्रीज होना ना? संचय का मतलब होता है तो स्टोर, कुछ टाइम इकट्ठा होना। जमा रहता है, इकट्ठा होता रहता है। कलेक्शन। इकट्ठा होता रहता है, वो उस टाइम अपना प्रभाव नहीं दिखाता, बट इकट्ठा होता रहता है। जब उसकी ऋतु आती है तो उस टाइम वो प्रकोपित हो जाता है। थैंक यू। अब इसमें बताया गया शीतकाल यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में आपको आहार विहार कैसा करना चाहिए। अब बताइए, हमें उसमें बताया गया है, घिरण संहिता में बताया गया है ना, किस ऋतु में हमें योगाभ्यास स्टार्ट करने चाहिए।
Yes, बसंत और शरद में। किसमें नहीं करना चाहिए? बसंत और शरद को छोड़ के सब में नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों रीतें मनुष्य के लिए सबसे अधिक अच्छी मानी गई हैं। इस समय शरीर में अधिक बल बना रहता है। दिन छोटे तथा रातें लंबी होने के कारण शरीर को आराम के साथ साथ भोजन के पाचन के लिए भी अधिक समय मिलता है। इस कारण सर्दी में अधिक भूख लगती है। पाचन शक्ति तीव्र होने से भारी और अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी आसानी से पच जाता है, इसलिए ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए शीतकाल में। शीत ऋतु में कौन सा पथ्य आहार है? चिकनाई, मधुर, लवण और अम्ल रसयुक्त तथा पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसलिए मैम लड्डू खाए जाते हैं। हाँ जी। इसीलिए सर्दियों में लड्डू खाए जाते हैं। हाँ, किस किस चीज के लड्डू बनाते हैं सर्दियों में? गोंद डाल के सब बनाते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स डाल के। मूंग बहुत की सारा लड्डू, घी, बहुत सारा घी और गुड़ सब मिक्स करके बनाते हैं। तिल लड्डू बनते हैं, अब इसमें सूट की बताया लड्डू, क्या? मूंग की लड्डू। चलिए, बहुत सारे लड्डू हो गए। अब इसमें शीत ऋतु में कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए? ठंडी में बताइए कौन सा दोष बढ़ता है हमारा? दही नहीं लेना चाहिए। हाथ रोग बढ़ता है ना मैम। यस। तो क्या क्या नहीं खाना चाहिए, आप अपने हिसाब से बताइए। इसमें तो लिखा है बहुत सारी चीजें, आप लोगों को क्या क्या समझ में आता है इसको छोड़िए। चलिए। और तिक्त नहीं खाना चाहिए, और ना जो रूखा कर दे उस टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए। नाम भी बताएं क्या मैम? मैम उनको पता है बताइए। जैसे सामान्य भाषा में बोले तो जो ठंड की चीजें हैं, शीतलता प्रदान करे, वो चीजें नहीं खानी चाहिए। ओके। चलिए, बसंत ऋतु में पथ्य आहार। बसंत ऋतु में कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा ज्यादा अच्छा होता है? गर्मी की शुरुआत हो जाती है मैम, तो फिर वो हल्का भोजन स्टार्ट कर देना चाहिए। कटु रस युक्त, तीक्ष्ण और कसाई पदार्थों का सेवन लाभकारी है। ये जो रस दिए गए हैं ना, आप इनको देख लीजिएगा एक एक बार, नाम याद हो जाए, सही है, इससे ज्यादा नहीं। इसमें पूरा ये सब आहार के बारे में बताया गया, इसको आप देख लीजिए एक एक बार। पथ्य पथ्य, शरद ऋतु पथ्य, ये देखिए, आप इसको देख लीजिए, में नहीं है। हाँ, अब इसमें ऋतु और रस और गुण आपको बताए गए हैं। हितकारी, कौन सी ऋतु में कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा गुण नहीं लेना चाहिए, कौन सा रस नहीं लेना चाहिए। बसंत ऋतु में आपको कटु तिक्त कसाई वाले जो रस होते हैं ये नहीं लेना है, और रुक्ष और उष्ण जिसका गुण होता है वो पदार्थ नहीं लेने। ठीक है। इसके पर बाद वर्षा ऋतु में सब चटपटा ज्यादा खाते हैं लोग। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में आपको मधुर नहीं लेना चाहिए, स्निग्ध और शीतल नहीं ले, गुण वाले जो आहार होते हैं वो नहीं लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में बताया गया है मधु अमल लवण, शरद में मधु तिक्त कसाय, हेमंत मधु अमल लवण और शिशिर मधु अमल लवण। ये ऋतु के हिसाब से बताया गया है। ऐसे हमने बहुत बार बहुत सारी चीजें पढ़ ली ना, किस किस का, गुण का, रस का। तो आप लोग ना इनको ऐसे ही एक एक सारणी बना लीजिएगा और इसको सीक्वेंस में याद करिएगा, तो याद रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं। आगे और भी कुछ बताइए क्या? विरोधी आहार बचे हैं। टाइम कितना हो गया है? मैम 5 मिनट बची है। 5 मिनट बचे।
विरोधी आहार का मतलब आप लोग बताइए, किसी को पता है? और कौन सा, किसी को आइडिया हो हमें किस आहार को ग्रहण करने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से क्या नुकसान हो जाता है? चलिए हम बताइए। दूध खाते हैं हम, तो उसके में खट्टा नहीं लेना चाहिए। भी नहीं खाते ना शायद। जी, याद है किसी को? अगर हम कटहल खा लें तो कटहल के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए? हम तो खाते ही नहीं है कटहल। कटहल नहीं तो मैम, मैंने तो बस मैं तो बताऊँ कि अभी क्लास भी कर रहा हूँ, साथ में मैं पका हुआ कटहल खा रहा हम था। दूध नहीं पीते शायद ना कटहल खाने के बाद में। कटहल के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, और पान तो एकदम नहीं खाना चाहिए। अगर पान खाते हैं तो कि जान भी जा सकती है, अगर पका हुआ कटहल के साथ पान खाया जाए तो। तो यही इसमें विरुद्ध आहार का मतलब यही है कि आपको इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए कि कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनको हम अकेला ले लेते हैं, वो लाभदायक होते हैं, अगर उनके बाद हम डायरेक्ट कुछ खा लें। जैसे बोला जाता है पका हुआ कटहल अगर आप खाते हैं, उसके बाद अगर आप पान खा लेते हैं तो आपको शायद आपको की मृत्यु हो जाए, ऐसा बोला जाता है। क्या हमें दूध का और नमक का सेवन एक साथ करना चाहिए? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं करना चाहिए ना? तो फिर पर ये मैम मैम, दूध मूली और की फल भी सब्जी नहीं बनाते साथ हैं में तो बोलते उस हैं ना। पर भी दूध नहीं खाते हैं। यस, मूली के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। तो कुछ आहार ऐसे होते हैं, विरुद्ध आहार का मतलब यही होता है कि आपको वो नहीं खाने चाहिए। देखिए इसमें बताया गया दूध मैम, के, दाल खाते हैं ना, तो उस पर भी नहीं लेना चाहिए दूध। देखिए इसमें हाँ, बताया है टमाटर के दूध के साथ भी साथ दूध नहीं आपको खाना क्या नहीं चाहिए। लेना चाहिए। दही के साथ आपको क्या नहीं खाना चाहिए? खीरा नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली खाते ही हैं, जब लोग खाना खाते हैं तो दही भी खाते मैम, रहते हैं, खीरा वो तो रायते में डाल डाल के खाते हैं, भी। खीरे का रायता बनाते हैं। आयुर्वेद को तो समझ नहीं रहे हैं, बस खुद अपने टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं सब लोग। उसके बाद खीर के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें भी लिखा है, देखिए कटहल नहीं खाना चाहिए। और शहद, ये बहुत सारी चीजें हैं अपने, इससे हमारे पेपर में आए ना आए बट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। आप लोग इसको। मैम ये बोल रहा कि मुख्य रूप से जो बेल की चीजें हैं ना, दूध के साथ में बिल्कुल ही नहीं खाना, जो दूध से बने पदार्थों के साथ में ना, दूध के साथ में। जी क्या? जो बेल की सब्जियां या फल है ना, जो बेल हाँ, पर लगते हैं, हाँ जी। हाँ, उनका इस्तेमाल दूध से बने पदार्थ और दूध के साथ में नहीं करना। जी, और अब आ जाता है हमारा गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति। बताइए गीता के अनुसार क्या बताए, प्रकृति कितने प्रकार की बताई गई है? गीता में तो 3 प्रकार की बताई मैं। हाँ जी, नाम बताइए। तो राजसिक, तामसिक और सात्विक वाला। सात्विक। उसमें राजसिक, तामसिक, सात्विक, इन सब गुण बताए गए थे। किसी को याद हो तो इनके गुण बता दीजिए एक एक बार। जो मैम सात्विक। सात्विक का है ज्ञान। हाँ जी। हम्म, तमस का अज्ञान है। हाँ, और रजस का आसक्ति। ये तो है। उसमें हमें बताया गया था कि जो राजसिक प्रकृति के व्यक्ति को होते हैं उनकी ये मतलब क्या बोलेंगे, ये विशेषताएं होती है। तामसिक प्रकृति के व्यक्ति की ये विशेषताएं होती हैं। कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन करा गया है ना गीता में। मैम, मैं जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो आलसी होते हैं, और वो राजसिक होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं, ऐसा कुछ बताया। हाँ, ऐसे ही बताएंगे। देखिए इसमें लिखा है सात्विक गुण जीवात्मा को सुख ज्ञान और उसके सुख ज्ञान और उसके अभिमान से बांधता है। ये बात बोली गई है गीता में कि हम लोग अगर सात्विक गुण से बनते हैं तो कैसे बनते हैं? जो सुख हमें मिलता है उसकी वजह से। राजसिक गुण के बारे में बताया, राजसिक गुण जीवात्मा को कर्म और उसके फल के संबंध से बांधता है। तामसिक गुण जीवात्मा को परमार्थ आलस्य निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्व गुण जो होता है वो सुख ज्ञान देने वाला होता है, कर्म। तम जो होता है परमार्थ। इन सब के बढ़ने का घटने का कारण बताया गया है। अगर सत्व गुण हमारा बढ़ता है तो क्या 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 होता है? बताइए क्या होगा हमें अगर हमारे हमारे शरीर में सत्व गुण की वृद्धि हो रही है? हम सदाचारी बन जाएंगे। हाँ जी, ज्ञान मिलेगा, सुख मिलेगा, विवेक आ जाएगा। अगर हम रजोगुणी हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? लोभ होगा हमारे अंदर, स्वार्थ
की बुद्धि हो जाएगी, हमें अशांति होगी। अगर हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि है तो क्या करेंगे, हमें आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, हम निद्रा में रहेंगे हर टाइम। कफ की प्रधानता हो जाएगी मैम, जिससे हम आलसी हो जाएंगे। सतरजतम इसमें अब देखिए, अब अगले जन्म के हिसाब से बताया गया है। अगर हमारा रजोगुण की वजह से किस लोक की प्राप्ति होती है? पूछ रहे हैं मैम? रजोगुण, हाँ जी। सुनाई नहीं दिया, क्या बोले आप? रजोगुण की वजह के कारण किस लोक की प्राप्ति होती है? बताया आता है ना कि रजोगुण, जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है वो किस लोक में जाते हैं मृत्यु मृत्यु के बाद। लोक की प्राप्ति होती है ना, पृथ्वी की। और जो तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको अंधकार, अंधकार में कुछ ऐसे कुछ था मैम, भगवत गीता में बताया था। किसी को अच्छे से याद हो इन तीनों के बारे में कि गीता में क्या लिखा है? मैम रजोगुण में तो क्रियाशील है, अ, तामसिक का मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैम। बताया, किसी को याद है? क्या पूछ रहे मैम, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मुझे याद है कि जो हमारी भगवत गीता है उसमें बताया गया है कि जो सत्गुणी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको मृत्यु के बाद किस लोक की प्राप्ति होती है, तो किस लोक की प्राप्ति होती है, जो तम गुण के होते हैं उनको किस लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ बताया गया है ना उसमें। जो सत्व गुण के प्रधान प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाते हैं, जो रजगुण के होते हैं वो मनुष्य लोक को, और जो तम गुण की प्रधानता वाले होते हैं उनको कीट पशु, ये जो नीचे की नीच योनि की प्राप्ति होती है, ऐसा उसमें बताया गया है। सतरज तम का फल बताया गया है। सत्व गुण का जो फल होता है वो हमें सुख देने वाला होता है, ज्ञान देने वाला होता है। रजगुण जो होता है दुख देने वाला होता है। तम जो होता है ना अज्ञानता देने वाला होता है। सतरज तम से क्या उत्पन्न होता है? सत्व से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसे लोभ, और तम से परमार्थ यानी मोह ज्ञान। भगवत गीता के अनुसार आहार, बताइए आहार का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? 17th अध्याय में। यस, नंबर बताइए, श्लोक नंबर क्या है? अभी तो बताया था पिछली क्लास में किसने? मैम 8वें से लेके 10वें श्लोक तक बताया गया है आहार के बारे में। और किसी को याद है? 8, 9 और 10 तीनों श्लोक में बताया गया आहार। 16, 17 बताया था ना? मुझे तो 7, 8, 9 याद है। क्या बोल रहे हैं मैम? याद है, कंफर्म मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि 7, 8, 9 इन 3 श्लोक में आता है। हाँ जी सात्विक मैम, मैं भी तो यही बोल रही हूँ मैम कि 7, 8, 9 में आता है, 17वें अध्याय का 7, 8, 9 में। गीता के 6ठे अध्याय में भी तो बोला गया है 16, 17 में, जिसमें कि आपका 17 नंबर का 6ठे अध्याय में है युक्ताहार विहारस्य वो और अलग 6ठे है, में। जो पर्टिकुलर अच्छा बताया है वो 17 में आता है। जी। गीता के अनुसार आहार बताए गए हैं हमारे सात्विक। वो हमने भी पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता ये सारी चीजें हैं। इसमें गुण के बारे में कुछ बताया गया है। अब इसको देख लेंगे एक बार। सात्विक सात्विक व्यक्ति को प्रिय आहार, सात्विक व्यक्ति को कौन से आहार प्रिय होते हैं? आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख की प्राप्ति बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर, ये सब चीजें हमारी गीता में लिखी हैं। आहार सात्विक जी मैम, लिखी हैं, हुई है। है ना, लिखा हुआ है ना इसी तरीके से। राजसिक को कौन से होते हैं? कटु, अम्ल और लवण, तिक्त, रुक्ष, लिखा है सब चीजें। तामसिक प्रकृति के जो तामसिक व्यक्ति होते हैं उनको कैसे आहार पसंद होते हैं? ऐसा खाना वो लोग पसंद करते हैं, झूठा खाना वो पसंद करते हैं, अपवित्र जो होता है वो आहार लेना पसंद करते हैं तामसिक प्रकृति के।
तो ये सारी चीजें गीता की थी, गीता में पढ़ा है। बाकी ये पूरा खत्म हो गया है आज आयुर्वेद का। कल कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे। राहुल जी ने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। आप लोग इनको सब अच्छे से डीप में पढ़ लीजिएगा। कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो पहले हमने पढ़ रखी उसको मैंने छोड़ा भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर से याद कर लीजिएगा। मैम मैम कल क्विज होगा क्या? एक बार पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा मैम आज। ये पीडीएफ आपको पहले से दी गई है, अगर नहीं किसी को मिला होगा तो फिर से रिसेंड कर दिया जाएगा। ओके। और किसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको मेन मेन चीजें बताई है उनको आप याद कर लीजिएगा। बाकी पूरा ना भी हो तो पर जो मेन है, जो रिसेंट में पेपर में पूछा गया है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बिल्कुल याद करके रखिएगा। ठीक है? जी मैम। और कल आप लोग इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। मैम का क्लास होगी? कल संडे है। कल संडे नहीं, कल कल क्लास कर लेते हैं, ये फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है? कल तो आपको ऐसा तो कुछ नहीं करना, क्विज होगा तो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। कल संडे तो अगर टाइमिंग कोई सा और रखना हो तो बता दीजिएगा, बाकी कल ही क्लास कर लेंगे। ओके मैम। वो किसमें और तो कुछ ऐसा नया नहीं था। जैसे ये देखिए आप लोग जो त्रिदोष दिए गए हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ एक एक बार। जो मेन सिलेबस में आता है हमारे, जो त्रिदोष का सिद्धांत है, ये हमारे सिलेबस में लिखा है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके जो गुण बताए गए हैं उनको, ये जो बताया था मैंने आपको, ये रोग, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। ये इनका संबंधी पेपर में एक बार पूछा गया था, ये कफ के बारे में, कफ दोष का पूछा गया था कि कफ दोष में किन महाभूत की प्रधानता होती है। ये तो नहीं है। ये जो चार्ट दिया गया है, आप लोग इसको जब पढ़ेंगे, आपको कैसे पढ़ना है, ये जो हमारे प्राण दिए गए हैं इनके स्थान याद कर लीजिएगा, और इनसे रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा इनका स्थान कहाँ है और उससे उसके क्या कार्य हैं। जब वो जहाँ पर उसका स्थान होगा उसके आसपास इसके कार्य होंगी, और आसपास के सिस्टम से रिलेटेड ही आपको बीमारियां होंगी। आप इस तरीके से उसको पढ़ेगा। वात के प्रकार इसमें बताए गए हैं। वात वात पित्त कफ के गुण बताए गए, आपको सारे ना भी याद हो, कुछ तो जो है मेन मेन गुण होते हैं उनको आप याद रखिए। जैसे पित्त के 5 प्रकार बताए गए हैं, आप उसको याद करेंगे। वात के 5 प्रकार बताए गए, कफ के 5 प्रकार बताए गए हैं, इनको याद रखेंगे। ये तो नॉर्मल चीज है, तो हम लोग खुद आइडिया भी लगा ले सकते हैं ना कि कौन से कौन क्या में कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। कफ के 5 प्रकार बताए गए हैं, उसको भी आप याद रखेंगे। ये देखिए जो गुण बताए गए हैं ना, इनको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि गुण से ना हम आइडिया लगा पाएंगे। बाकी आगे जो 20 प्रकार के मैंने आपको गुण पढ़ाए थे वो इन सबसे मिलते जुलते हैं। लगी तो सब चीजें नॉर्मल है, खुद ही जब इसको हम उनके गुण पढ़ लेंगे ना तो उनके लक्षण, उनके सभी सब चीजें हमें खुद ही याद हो जाएंगी। 7 प्रकार की प्रकृति आपको बताई गई है, इसको आप पढ़ेंगे, नाम इनके याद करेंगे। और इधर तो सहज मूल प्रकृति था। ये जो आता है हमारे स्तंभ और उपस्तंभ के बारे में। स्तंभ किनको बोला गया बताइए, त्रिस्तंभ कौन से हैं? वात पित्त कफ। यस। और इनको क्या बोला गया, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को? स्तंभ। स्तंभ। इसको आप बिल्कुल वहां पे गड़बड़ नहीं करना है कि आपको पूछा कुछ गया आपने लगा कौन सा दिया। इन तीनों को आप याद करके रखिए। ये वाक भटजी के अनुसार जो आहार के प्रकार बताए गए हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा। के बाद आपको निद्रा के प्रकार,
रस, ये जो सप्त धातु बताई गई है इनके नाम आपको याद होने चाहिए और सीक्वेंस याद होना चाहिए। उपधातु के नाम भी याद कर लीजिएगा। और जो अलग से आगे लिखा है वैसे उस सारणी में कि कौन सी धातु की कौन सी उपधातु है, इस तरीके से आप उसको याद करिएगा। ओज के प्रकार, और आपको इसमें ध्यान रखना है कि किस ओज की कितनी मात्रा है। ठीक है, पर ओज के बारे में एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था, ये आप मात्रा की याद रखेंगे, ये भी याद करिए, ये भी याद करना है आपको। ये सारी चीजें आपको याद करने वाली है। अग्नि के प्रकार कितने होते हैं, कितने कितने प्रकार की हमारी अग्नि बताई गई है। अग्नि की 4 अवस्था होती है, तो देख के याद हो जाएगा आपको। और धातु अग्नि, इन सबके नाम याद करने हैं। ये देखो, इसमें बताया गया है, मैं आपको जो पहले बता रही थी वही, कि कौन सी धातु की कौन सी उपधातु है और किस धातु की उपधातु नहीं होती है। ये जिसकी नहीं है उसको भी आप याद रखेंगे। और कौन सी धातु का कौन सा मल है, ये इसमें दिया गया है चार्ट में पूरा। ये त्रिदंडवत के बारे में एक बार पूछा गया था, इनके नाम याद करना है आपको तीनों। पंचक कौन कौन से 5 आते हैं। पंचकोशों के नाम आपके सीक्वेंस में याद होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कौन से कोश का संबंध किससे है। कौन से दोष का संबंध हमारे अन्न से है, कौन से दोष का संबंध हमारे प्राण से है, इस तरीके से कौन से दोष का संबंध हमारी बुद्धि से है। बताइए कौन से दोष का संबंध है हमारी बुद्धि से। मन का। मन का। किसी को और पता है? मनोमय कोश का संबंध हमारी बुद्धि से होता है। बताइए आप लोग, और किसी को पता है किससे कोश से होगा? ये देखिए आपके सामने लिखा है। मैम आप कोर्स पूछ रही है, अन्न में कोर्स, प्राण में कोर्स, मनो में कोर्स, विज्ञान हाँ में जी। कोर्स, आनंद में कोर्स। हाँ मैम। बुद्धि का संबंध जो होता है वो हमारे विज्ञान में कोश से होता है। आपको ये सारी चीजें देख के रखनी है, यही पेपर में पूछा जाता है। कौन से कोश का कौन सा कोश सूक्ष्म कोश होता है, ये मन का किससे संबंध होगा मैम? मनोमय कोश। ये मैंने आपको बताया था सृष्टि का क्रम, ये आपको याद करना है, ये पूछा जाता है पेपर में। के बाद ये तो पुराण में प्राण में अष्ट चक्र के नाम याद करने हैं। इन सारे चक्रों में दलों की संख्या कितनी होती है, इसमें कितनी बताया गया वो जो नॉर्मल, और इसमें कितने कौन कौन से अष्टांग योग से इनका क्या कैसा संबंध है, वो आपको याद कर लेना है। सिस्टम अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो हर चक्र के हिसाब से कौन से चक्र में कौन सा सिस्टम आता है का नाम नॉर्मल है। अब आता है द्रव्य। औषधीय द्रव्य बताए गए थे आपको 3 प्रकार के। रस के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन से रस में कौन सा महाभूत आता है, कौन सा रस कौन से दोष की वृद्धि करता है, कमी करता है, कौन सा दोष धातु की वृद्धि करता है, कौन सा दोष धातु को कम करता है, ये आपको याद करना है। और ये तो रसों की पहचान है तो नॉर्मल है। ये आपको 20 द्रव्यों के नाम याद करने हैं। ये द्रव्य कौन से दोष की वृद्धि करता है, ये आपको याद करना है। कौन से दोष का संचय प्रकोप किस ऋतु में होता है, ये आपको पढ़ के आना है। प्रज्ञापराध में क्या क्या आती है, 3 चीजें। दोष के आधार पर प्रकृति कितनी है, मन के आधार पर प्रकृति कितनी है। पंचकर्मा का भी आप मोटा मोटा देख लेंगे। शरीर के भेद, ये तो सब चीजें हम जानते हैं, कोई नहीं हम लोगों को पता है। जब हमें दोष हमारे याद होंगे, ये आप लोग देख लेना एक बार ना, कि कौन सी ऋतु में कौन सा रस हमें नहीं लेना चाहिए,
कौन सा गुण नहीं देना चाहिए। विरोधी आहार में भी आप लोगों को जो इतने सारे लिखे हैं तो नहीं पता, पर मोटा मोटा नॉर्मल जो सा होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो गीता का है, हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए, कल आप लोग सबको पढ़ के आइएगा जो मैंने बताया, जो याद करने वाली चीजें हैं, ज्यादा तो नहीं पर जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको पूछूंगी कल। वो मेन मेन चीजें आपको ऐसे टिप्स पे याद करके आना। चलिए सभी लोग गमर गर्दन कुछ कहना है किसी को? मैम कल आप जो क्वेश्चन करें ना, तो वो ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन आए ना वो भी कीजिएगा। हाँ जी, जी और बिल्कुल। जो 2021 के जो है ना उसमें आए वो भी करना, जी, क्योंकि 2021 का जो पेपर लगा था ना मैम, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें से भी वो जो क्वेश्चन आए ना वो भी करना। हाँ जी बिल्कुल। कल हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी और किसी को कुछ बोलना है? मैम कल आपकी लास्ट क्लास है, इसलिए आप ना हमारे को प्रेयर क्या बोलते हैं इसको, वीडियो खोल के करवाना, हम आपको देखना चाहते हैं। हाँ जी मैम, हमें भी देखने की ख्वाहिश है। ठीक है, चलिए आज का शांति पाठ फिर कौन करेगा? मैं कल कराऊंगी। मैं करवा दूं क्या? हाँ जी। सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा, आंखें बंद रखिए। सहजता से श्वास प्रश्वास को चलायमान रखिए। श्वास ले और छोड़े। श्वास लेते हुए एक बार ओंकार, तदुपरांत माँ सरस्वती का ध्यान। या कुंदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता। श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाङ्घ्यापः। सरस्वती जगत्सृष्टा वीणा पुस्तकधारिणीं हंसमासमायुक्तां विद्यादानि करोतु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजाक्षेम न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, तत्पूजितं मया देवी, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने दोनों हथेलियों को ऊपर करें, तदुपरांत अपने हाथों को घर्षण करते हुए जब हथेली थोड़ा गर्म हो जाए अपनी आंखों पे लगाए, कि ध्यानात्मक आसन में मुद्रा लगाते हुए आंखों को कोमलता पूर्वक खोले। सभी को धन्यवाद, नमस्ते, शुभ संध्या। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा मंत्र सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।